व्यवधान ये आया था, ये को उसकी कल के आख्यान की आवृत्ति करा दूं कि मंत्रिमंडल सचिवालय क्या कहलाता है। मंत्रिमंडल सचिवालय जो भारत की कार्यपालिका का सबसे निर्णायक अंग है, भारतीय कार्यपालिका जहां पर नीति निर्माण और निर्णय निर्माण करती है, उसके अभिलेख, उसके कर्मचारी अधिकारियों की का जो कार्यालय होता है उसे मंत्रिमंडल कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय कहते हैं। भारतीय कार्यपालिका का जो सबसे प्रमुख निकाय है, सबसे बड़ा प्रमुख सबसे मेन इंस्टीट्यूशन है, उसे हम कैबिनेट कहते हैं। और इस कैबिनेट के में जो नीति निर्णय होता है, जो पॉलिसी मेकिंग होती है, जो डिसीजन मेकिंग होती है, जो नीतियां बनाई जाती हैं, जो निर्णय लिए जाते हैं, अर्थात नीति निर्माण, निर्णय निर्माण, इसको इसको सुरक्षित संरक्षित इसको सुरक्षित और संरक्षित रखने वाला जो कार्यालय होता है, उस कार्यालय को हम क्या कहते हैं? उस कार्यालय को हम मंत्रिमंडल कार्यालय, उसके कार्यालय को मंत्रिमंडलीय सचिवालय या कैबिनेट सेक्रेटेरिएट कहते हैं। तो ये हो गया मंत्रिमंडल। आप सब जानते हैं संसदीय लोकतंत्र में जो प्रशासन का सर्वोच्च निकाय होता है वह मंत्रिमंडल होता है। मंत्रिमंडल ही सारा प्रशासनिक निर्णय लेता है। देश का प्रशासन मंत्रिमंडल के द्वारा संचालित होता है और उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वो वास्तविक कार्यपालिका है। मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है, क्योंकि अनुच्छेद 74 भारत के प्रशासन के विषय में प्रस्तावित करता है। अनुच्छेद 74 भारतीय प्रशासन के विषय में कहता है कि अनुच्छेद 74 कहता है। मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है? मेरी आवाज नहीं पहुंच आ रही आ रही है है सर। सर। आ रही है सर। बीच बीच में बेटा बड़े फोन आ रहे हैं, उसी की वजह से डिस्टरबेंस है। अब इसको मैं कोशिश करता हूं कि ये टीचमेंट चला जाए उस पर, मोबाइल पर, और राउटर से होगा, अरे वो मोबाइल लैपटॉप पर, तो मेरी असुविधा समाप्त हो जाएगी। तो वो जो आवाज आपको कटती हुई नजर आ रही है ना, उसी समय बीच में फोन आ जा रहे हैं। तो जो मंत्रिमंडल है वही वास्तविक कार्यपालिका है। 74 प्रस्तावित करता है, 74 में यह बात कही गई है कि प्रधानमंत्री को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, और राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद का प्रधान और दूसरा वाक्य कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने प्रशासनिक कृत्य ऐसे मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही करेगा। इसीलिए भारत के प्रशासन की आत्मा है, भारत के प्रशासन का मूल रूप है मंत्रिमंडल। किसी बच्चे ने लिखा है कि आवाज कट रही है। सब तक आवाज क्लियर है? आ रही है नहीं सर, सर। पूरी क्लियर है यस सर। सर, यस सर। क्लियर है सर। हाँ, तो उस बच्चे के पास वो क्या कहते हैं, जिसने लिखा है कि आवाज कट रही है, तो बाद में नीचे किसी ने लिख दिया है कि आवाज आ रही है। तो मेरे कहने का अर्थ है कि मंत्रिमंडल ही या मंत्रिपरिषद शब्द की परिचर्चा, जैसा मैंने कहा था कि मंत्रिमंडल शब्द लिखा गया है, उसमें नहीं लिखा गया है, उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद शब्द का उल्लेख किया गया है। लेकिन मैंने कल ही बताया था कि रीति रिवाज परंपरा में उसे हम मंत्रिमंडल या कैबिनेट कहते हैं, उसे वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम, मंत्रिमंडलीय प्रणाली कहा ही जाता है। तो वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिमंडल है, जहां पर निर्णय निर्माण और नीति निर्माण होता है। तो जहां पर नीति निर्माण, निर्णय निर्माण होता है, उसका जो सचिवालय या उसका जो ऑफिस होता है, जो उसका कार्यालय होता है, इसी को मंत्रिमंडलीय सचिवालय कहा जाता है। यह बड़ा निर्णायक होता है। उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिमंडल ही सैद्धांतिक रूप से, इन प्रिंसिपल, इन जनरल, सारे प्रशासनिक निर्णय मंत्रिमंडल में होते हैं, और भारत का पूरा प्रशासन मंत्रिमंडल के द्वारा ही संचालित किया जाता है।
देखो फिर बीच में डिस्टर्ब कर दिए सर। तो मेरे कहने का अर्थ और अभिप्राय है कि मंत्रिमंडल ही सर्वोच्च प्रशासनिक निकाय है, उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, उसका निर्णय पूरे देश पर प्रभावी होता है। और यह जहां पर यह मंत्रिमंडल अपने निर्णय लेता है, उस मंत्रिमंडल के निर्णय लेने में उसकी कार्यसूची, सारे डॉक्यूमेंट, सारे अभिलेख तैयार करने वाला जो कार्यालय है, वही मंत्रिमंडलीय सचिवालय कहलाता है। तो आप सामान्य अर्थों में मंत्रिमंडलीय सचिवालय का अर्थ और अभिप्राय जान चुके हैं। और मंत्रिमंडल क्या होता है इसके विषय में जान गए हैं। सैद्धांतिक रूप से सारे निर्णय मंत्रिमंडल में ही होते हैं। तो जब आपने मंत्रिमंडल को बखूबी जान लिया, मंत्रिमंडल को समझ लिया, तो इसकी भूमिका को आप बखूबी समझ गए हैं। और इसी के का जो अभिलेखी साक्ष्य तैयार करना, जो प्रशासनिक सहयोग देने वाला जो कर्मचारियों का और अधिकारियों का जो ये निकाय है, जो संगठन है, जो ऑफिस है, इसी को मंत्रिमंडलीय सचिवालय के नाम से हम जानते हैं। इसे ही मंत्रिमंडलीय सचिवालय कहा जाता है। क्लियर? ओके। अब मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण कार्य क्या है? पहला काम है, आप बिल्कुल स्मरण हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। पहला कार्य है कि मंत्रिमंडल जो भी प्रशासनिक निर्णय लेने जा रहा है, जो नीतियां बनाने जा रहा है, जो निर्णय लेने जा रहा है, इसकी कार्यसूची, आज मंत्रिमंडल में क्या निर्णय होगा, इसकी मंत्रिमंडल बैठेगा और किन किन बिंदुओं पर निर्णय लेगा, क्या क्या नीतियां बनाएगा, इसका इसकी कार्यसूची तैयार करना। आज की कार्यसूची में क्या क्या मंत्रिमंडल को निर्णय लेना है, इसकी कार्यसूची तैयार करने का काम मंत्रिमंडल सचिवालय करता है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है कि मंत्रिमंडल की बैठकों में किस प्रकार का विचार विमर्श होता है, किस प्रकार का हम वाद विवाद तो नहीं कर सकते क्योंकि उसमें एक स्वर से निर्णय होता है, किस प्रकार किसी विषय पर मंथन होता है, यह कहना अत्यधिक उपयुक्त होगा कि मंत्रिमंडल की बैठकों में जो मंथन होता है, जो निर्णय किया जाता है, जो बहस की जाती है, उनको सबको लिखित रूप में रखने, लिखित स्वरूप में उसके डॉक्यूमेंट्स का डॉक्यूमेंटेशन करना, उसके अभिलेख को सुरक्षित रखना मंत्रिमंडलीय सचिवालय का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है। पहला कार्य बताया मैंने, कार्यसूची तैयार करना। कार्यसूची को कहते हैं एजेंडा। एजेंडा क्या क्या है, क्या किन किन एजेंडों पर भारत के मंत्रिमंडल को निर्णय लेना है, इसको कहते हैं एजेंडा या कार्यसूची तैयार करना। यह पहला कार्य है मंत्रिमंडलीय सचिवालय का। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है कि बैठक में क्या वाद विवाद हुआ, क्या संवाद हुआ, वाद विवाद मत कहिए, क्या डायलॉग हुआ, क्या क्या संवाद हुआ, क्या बातचीत हुई, उसमें किस पर आत्म मंथन हुआ, किस पर मंथन, किस पर डिस्कशन क्या हुआ है, इस डिस्कशन को तैयार करना। और उस पे उसका अभिलेख, इन सारे उसके जो निर्णय लिए गए हैं उसका अभिलेख रखने का कार्य मंत्रिमंडल का होता है। ठीक, मंत्रिमंडल सचिवालय करता है। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य कि मंत्रिमंडल में, जैसा मैंने पहले ही आपको बताया है कि देश के प्रशासन का, भारत के प्रशासन का समस्त प्रशासकीय निर्णय मंत्रिमंडल में होता है। तो मंत्रिमंडल के निर्णय जो होते हैं उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, एक तरह से मैनेजमेंट करने का काम मंत्रिमंडलीय सचिवालय करता है, प्रबंधन करने का। और उसे लोक प्रशासन में प्रबंधन की जगह पर हम कहेंगे कि उसका पूरा, क्योंकि निर्णय तो मंत्रिमंडल लेता है, सचिवालय नहीं लेता है। सचिवालय का काम तो मंत्रिमंडल के कार्यों में सहयोग प्रदान करना, जिसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं और प्रधानमंत्री जिसके अध्यक्ष होते हैं। तो जो निर्णय हो जाएगा, निर्णय होने के बाद मंत्रिमंडल के सारे निर्णयों से का संपादन करना, क्या क्या निर्णय हुआ है, अब संपादन करना, एडिटिंग क्या करना है कि कोयला मंत्रालय ने क्या निर्णय लिया है, परमाणु ऊर्जा आयोग के मंत्रालय ने क्या क्या निर्णय हुआ है मंत्रिमंडल में, रेल मंत्रालय का, एनर्जी मिनिस्ट्री का, पेट्रोलियम मिनिस्टर का क्या क्या निर्णय हुआ है, उन सारे निर्णयों को संपादित करके हर विभाग को, पेट्रोलियम को, रेल को, रक्षा को, गृह को, जो जो निर्णय हुआ है उसके संपादन का उत्तरदायित्व किस पर होता है?
मंत्रिमंडलीय सचिवालय पर होता है। जो निर्णय लिए गए हैं उन समस्त निर्णयों को मंत्रिमंडल ने जो जो विनिश्चय किया है, मंत्रिमंडल ने जो जो निर्णय लिया है, उन समस्त निर्णयों से आयोग को आयोग को अरे उन समस्त निर्णयों का को संपादित करके हर मंत्रालय को, हर केंद्रीय सचिवालय में जितने मंत्रालय हैं उन मंत्रालयों तक कम्युनिकेट करने का काम मंत्रिमंडलीय सचिवालय का, उनका पूरा संपादन करना, उनको सारी जो मंत्रिमंडल के आदेश निर्देश लिए गए हैं उन निर्णयों से समस्त विभागों को अवगत कराने का काम मंत्रिमंडल सचिवालय करता है। इसलिए जो भी निर्णय है उनका संपादन करके क्रमवार प्रत्येक भारत के केंद्रीय सचिवालय के प्रत्येक विभाग को अवगत कराने का उत्तरदायित्व, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी ड्यूटी के रूप में वो होती है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की, केंद्रीय सचिवालय की। पांचवा उसका महत्वपूर्ण काम क्या है? संसद आप जानते हैं जिसे भारत की व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है, जिसके 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और उसके 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो कोई विधि निर्माण संसद में होती है। एक सदन में विधि का प्रस्ताव सरकार की तरफ से रखा जाता है, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, 3 वाचनों के उपरांत वह पारित हो जाता है। फिर दूसरे सदन से यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी और जब पारित होकर राष्ट्रपति उस पर अपनी हस्ताक्षर कर देंगे, सिग्नेचर कर देंगे और अपना सील लगा देते हैं, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मुद्रा से वह विधेयक जो सदन में रहता है वह विधि का रूप ग्रहण कर लेता है। तो कोई भी विधेयक सदन में किस प्रकार रखा जाएगा, किस विषय पर विधि निर्माण करनी है, इससे संबंधित सारे कार्यों का संपादन भी मंत्रिमंडलीय सचिवालय के द्वारा किया जाता है। जो भी विधि निर्माण की प्रक्रिया होनी है उसका भी संपादन मंत्रिमंडलीय सचिवालय द्वारा किया जाता है। माने संसद में जितनी विधि निर्माण की प्रक्रिया संपन्न होगी दोनों सदनों में, उसकी एडिटिंग, उसका पूरा संपादन मंत्रिमंडलीय सचिवालय द्वारा किया जाएगा। उसका छठा महत्वपूर्ण काम क्या है? तो मैंने इसका बहुत सीधा सा अर्थ है, पांचवा अर्थ मैंने बताया कि मंत्रिमंडल का काम होता है विधि निर्माण संबंधी प्रस्ताव को सदन के पटल पर रखवाना। वो संबंधित किसी विभाग के संबंध में अगर विधि निर्माण हो रही है तो उस विधि निर्माण के प्रस्ताव का, उसका मसौदा, उसका प्रारूप, उसका प्रपोजल तैयार होता है मंत्रिमंडल सचिवालय में। कोई भी विधि अगर बननी हो संसद के दोनों सदनों में तो उसका जो पेपर होगा वो तैयार होगा, उसका जो अभिलेख बनेगा, उसका जो प्रारूप होगा, उसे मंत्रिमंडल सचिवालय ही तैयार करता है। तो ये पांचवा उसका महत्वपूर्ण और निर्णायक काम हो गया। छठा उसका काम होता है विभिन्न मंत्रालय के कार्यों में आपस में समन्वय स्थापित करना। रेल का, रक्षा का, ये सब समन्वय क्या है? कोऑर्डिनेशन नहीं करेगा। रेल मंत्रालय को क्या मंत्रिमंडल से आदेश दिए गए हैं, तो मंत्रिमंडल और मंत्रालयों के बीच जो कड़ी है, जो पुल का काम करता है, वह कैबिनेट सचिवालय करता है, वह मंत्रिमंडल सचिवालय करता है। वो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के द्वारा होता है, वह कोऑर्डिनेशन का काम करता है और विभिन्न मंत्रालयों के बीच भी समन्वय का समय समय पर काम करता है। जैसे बार बार मैं आपको कई उदाहरणों के माध्यम से बताता हूं। जैसे हम लोग ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं तो 2 रास्ते से हमें जाना पड़ता है। जो लोग उधर से आएंगे उनके लिए, जो फाफा मऊ की तरफ से आएंगे उनके लिए क्रॉसिंग को क्रॉस करना आवश्यक नहीं है। लेकिन हम लोग, जैसे मैं जॉर्ज टाउन से जाता हूँ, बहुत से बच्चे दूसरे क्षेत्रों से आते हैं तो उसे आईआरटी के क्रॉसिंग से या मजार चौराहे से जाने वाले क्रॉसिंग से क्रॉस करना पड़ता है, तब हम अपने कॉलेज पहुंचते हैं। बहुत दिनों तक ये लंबित, अभी जो बघाड़ा वो के उधर वाली क्रॉसिंग पर जो पुल निर्माण हो रहा है, ओवरब्रिज बन रहा है, वो माननीय उप मुख्यमंत्री जो हमारे ही नगर के हैं, और उनका पहले तो प्रयाग जनपद ही था, अब उसमें कौशाम्बी नामक एक नया जनपद बन गया। उसी कौशाम्बी के तो हम लोग मान के चलते हैं कि वो माननीय उप मुख्यमंत्री जी प्रयाग के हैं, और विशेष रूप से प्रयाग के होने के कारण प्रयाग जनपद की सड़कों और प्रयाग जनपद के सड़कों के विकास में केशव जी का अभूतपूर्व योगदान है। तो उन्होंने एक ओवरब्रिज यहाँ बक्सी बांध पर दिया है। हम लोगों को भी उन्होंने शिलान्यास किया था, कई बार प्रयास किया। वो जब यहाँ से सांसद थे
फूलपुर से तब भी प्रयास किए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय चीजों में, तीन विभागों में, उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय और भारत सरकार के रेल मंत्रालय में कोऑपरेशन के अभाव में पुल अटका पड़ा है। एक तो किसी तरह पारित हो गया केशव जी के प्रयास से, दूसरा लगा कि नहीं बन पाएगा, लेकिन अब रक्षा मंत्रालय NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया है उत्तर प्रदेश के सेतु निगम को, जो केशव जी का मंत्रालय है, PWD मंत्रालय में आता है। तो अब हम देख रहे हैं मजार चौराहे से जब हम लोग जाते हैं तो अब उसमें काम थोड़ा सा अपना सेतु निगम ने अपना काम धाम प्रारंभ कर दिया है। कुछ को लगता था कि ये चुनाव के कारण केशव जी करा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता है कि NOC अभी अभी आई है। तो मेरे कहने का अर्थ है ये केंद्र में भी उनकी सरकार है, राज्य में भी केशव जी की सरकार राज्य में है और केशव जी की पार्टी की सरकार केंद्र में है। लेकिन मैं पॉलिटिकल साइंस के, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विद्यार्थी होने के नाते, और आप भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पोल साइंस के विद्यार्थी हैं, इस स्टूडेंट होने के नाते हम लोग कहते हैं कि देखिए, सरकारें भारतीय जनता पार्टी की, जो केशव जी चाहेंगे वो हो जाएगा। केशव जी प्रभावशाली मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, परंतु इतने प्रभावशाली होते हुए भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर दोनों में समन्वय के अभाव में तीनों रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार में गुड कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन के अभाव में, समन्वय के अभाव में यह परियोजना बहुत लंबे समय तक, शिलान्यास अभी कुछ 1 वर्ष या 6 महीने पहले केशव जी ने किया। एक बार स्वीकृति मिली रेल मंत्रालय से, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि मैं उस पर ओवरब्रिज बनाना चाहते हैं, रेल मंत्रालय सहमत हो गया तो उस पर अड़ंगा लगा दिया, बैरियर का काम किया रक्षा मंत्रालय ने, केशव जी को फिर प्रयास करना पड़ा। तो ये मेरे कहने का अर्थ, ये उस पर मैं नहीं जाता कि क्या चुनावी लाभ लेने के लिए घाटा केशव जी का तो ये क्षेत्र भी नहीं है, लेकिन चूंकि उनका जनपद है, इस जनपद में वो अधिकतम विकास चाहते हैं, तो ये कोऑर्डिनेशन केवल और केवल प्रशासनिक पहल के अभाव में, उचित समन्वय के अभाव में यह कार्य संपादित नहीं हो पाया है। तो इसी को समन्वय करने का काम भी केंद्रीय सचिवालय करता है, और अगर विभागों में, केंद्रीय सचिवालय के विभिन्न विभागों में राज्यों से अगर समन्वय नहीं हो पाता है तो यह अधिक विफलता मंत्रिमंडल सचिवालय की है। उत्तर प्रदेश सरकार तो लगातार अनुरोध कर रही है कि हमारे इस कार्य को संपन्न करिए। तो इसीलिए एक बड़ा महत्वपूर्ण काम, इसीलिए इसको मैंने डिस्कस किया उदाहरण के माध्यम से, केंद्रीय मंत्रिमंडल का, सचिवालय का यह महत्वपूर्ण सचिवालय का काम है कि वह विभिन्न मंत्रालय और राज्यों से समन्वय स्थापित करे। 7वां उसका महत्वपूर्ण कार्य है कि वह मंत्रिमंडल में क्या निर्णय लिए गए हैं उसका एक मंथली रिपोर्ट वो तैयार रखता है कि क्या क्या निर्णय, क्योंकि मंत्रिमंडल के बैठकों की संख्या का ठिकाना नहीं रहता है, रोज प्रशासनिक निर्णय होते हैं, असंख्य निर्णय होते हैं। तो वो मासिक बैठकों का सारा डॉक्यूमेंटेशन करना, उसकी एक समरी तैयार कर देना, एक संक्षिप्त टिप्पणी तैयार कर देना, और उस टिप्पणी को भारत के उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्रियों को और अन्य मंत्रियों को और विभिन्न मंत्रालयों को गतिविधियों से परिचित कराना कि हमारे मंत्रिमंडल ने ये निर्णय लिया है, इसको माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय जितने केंद्र सरकार के कैबिनेट स्तर के मंत्रीगण हैं, भारत के माननीय राष्ट्रपति जी, भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी, इन सबको अवगत कराने का काम भारत के मंत्रिमंडलीय सचिवालय का होता है। तो ये 7वां महत्वपूर्ण कार्य मैंने आपको गिनाया है और उसकी गणना की है। 8वां महत्वपूर्ण कार्य होता है कि जितने डाटाज होते हैं, सांख्यिकी, संख्या का एकत्रीकरण, कितनी परियोजनाएं हैं, जैसे रेल मंत्रालय की कितनी परियोजनाएं पूरे भारत में प्रोमिनेंट रूप से, कितने नई रेल लाइन बिछेगी, नई रेलगाड़ियां चढ़ी हैं, कितने का किन रेल खंडों का विद्युतीकरण हो, ये सारा भारी भरकम प्रस्ताव मंत्रिमंडल में ही डिस्कस होकर निर्णय होता है। वहीं पर नीतियां भी हैं और वहीं पर डिसीजन मेकिंग भी है।
तो इस नीति को, इस डिसीजन मेकिंग से संबंधित सारे आंकड़ों पर, और भविष्य में अभी क्या क्या करना है, भारत की क्या लक्ष्य रखा गया है, जैसे कार्बन उत्सर्जन को 0 पर लाना, तो इसके संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करने का काम भी केंद्रीय सचिवालय, मंत्रिमंडलीय सचिवालय द्वारा किया जाएगा। सारी सांख्यिकी आंकड़ों को, सांख्यिकी स्टेटिकल जितने फैक्ट्स हैं, जो सांख्यिकी तथ्य हैं, उनको संग्रहित करने, एकीकृत करने का काम मंत्रिमंडलीय सचिवालय का होता है। फिर हमारे लिए आइडियल क्या हो, किस आदर्श पर भारत सरकार प्रशासनिक निर्णय लेगी, कैसे चलना है, विदेश नीति में हमारा आदर्श क्या होगा, विदेशी राज्यों से संबंध में हमारा आइडियल क्या होगा, भारत में हमारा आइडियल क्या होगा, किस तरह लोक कल्याण में सरकार चलेगी, पेंडेमिक में हम किस तरह, हमारा आइडियल क्या होगा, हमारा लक्ष्य क्या होगा, हमारा उद्देश्य क्या होगा, इस भविष्य के इन योजनाओं का खाका तैयार करना, भविष्य के लिए प्रशासन का आरेखन करना, उसकी मैपिंग करना, उसकी स्केचिंग करना, उसको कैनवास पर उकेरने का काम भी, भविष्य में हमें क्या क्या करना है, उन संकल्पों पर भी लिख करके रखने का काम केंद्रीय पहले तो आंकड़े करते हैं कि कितनी योजनाएं चली, कितनी कामयाब हुई, कितना अभी और करना है, क्या बाकी है, इसका आंकड़ा रखना। जैसे अब हमारा विश्व में सबसे ज्यादा एक दिन में कंक्रीट की सड़कें भारत में, अब आंकड़ा है, विश्व में सबसे आगे हम निकल चुके हैं कि एक दिन में हम 44 किलोमीटर सड़क बना देते हैं। तो इसका आंकड़ा रखना, कितनी कंक्रीट की बनी है, कितनी रबड़ की सड़कें बनी है, और कितनी कोलतार की सड़कें बनी हैं, तो इसमें क्या लागत है, किसमें कौन सस्ता बन जाएगा। तो इस वर्तमान सरकार में अगर कोई सफलतम मंत्री है तो वो है नितिन गडकरी। तो ये सब मालूम होता है। इस सारा अभिलेख, एकत्र आंकड़े कौन रखता है? मंत्रिमंडलीय सचिवालय इसका आंकड़ा रखता है। इसके बाद एक भारत सरकार के बाद केंद्रीय सांख्यिकी संगठन होता है, उससे भी वो समन्वय रखता है ताकि आंकड़ा उसे मिल सके। जो भी जनसंख्या के आंकड़े हैं वो सारे आंकड़ों को अपने मास्टर कंप्यूटर में एकत्रित करके रखने का काम जो होता है वो दायित्व होता है, क्योंकि भारत की सर्वोच्च कार्यपालिका है मंत्रिमंडल, और उसका सचिवालय इन सारे आंकड़ों को एकत्रित करता है, चाहे वो जनसंख्या का आंकड़ा हो, विकास का आंकड़ा हो, डेवलपमेंट संबंधी जो विभिन्न मंत्रालयों में कार्य चल रहे हैं उनके आंकड़े हो, हमें कहां तक पहुंचना है, हमारे 2024-2025 तक हमें क्या प्राप्त कर लेना है, इन सारे आंकड़ों को एकत्रित करके एक जगह कंपाइल करने का काम केंद्रीय सचिवालय के द्वारा किया जाता है। ये इसके अलावा भी मंत्रिमंडल, ये 8 महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्य मंत्रिमंडलीय सचिवालय द्वारा संपादित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडलीय सचिवालय का क्या क्या कार्य है, उसमें जैसे संसद में अगर कोई कार्रवाई चल रही है, किसी को निलंबित किया गया है, उस पर भी उसकी नजर रहती है, क्योंकि सत्तारूढ़ दल ही मंत्रिमंडल होता है, उसी का प्रधानमंत्री होता है। तो संसद में व्यवस्थापन के लिए प्रस्तुत जो भी बातें प्रशासन की तरफ से संसद में प्रस्तुत करनी है, उसका मसौदा क्या, जैसे चीन गलवान घाटी पर आ गया, उस पर रक्षा मंत्रालय को अपनी बात प्रस्तुत करनी है, तो लेकिन इस पर मंत्रिमंडल सचिवालय पहले निर्णय लेता है, बात विचार करता है कि रक्षा मंत्री को संसद में क्या बयान देना चाहिए। तो जो पहली उसकी का डॉक्यूमेंटेशन होगा, या पहले जो उसके लिए लक्ष्य बनाएगा, या उसके लिए जो भी आधिकारिक योजना बनेगी उसको बनाने का काम कि मंत्रिमंडल सचिवालय करेगा। तब फिर वो रक्षा मंत्रालय से कम्युनिकेट करेगा, और रक्षा मंत्रालय और दोनों के कोऑपरेशन से फिर रक्षा मंत्री सदन के पटल पर अपना वक्तव्य रखेंगे, दोनों सदनों में, राज्यसभा में और लोकसभा में। तो ये काम भी मंत्रिमंडल सचिवालय ही मुख्य रूप से करता है। ये नहीं कि रेल हादसा हुआ है तो केवल रेल मंत्रालय अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर देगा बिना तैयार किए, उसकी पूरी तैयारी होती है मंत्रिमंडल सचिवालय में, तब संबंधित विभाग का मंत्री उस पर अपनी बात रखता है। क्लियर हो गई। राष्ट्रपति संसद में को समय समय पर, एक तो जैसे ही लोकसभा का गठन हो जाता है, नई लोकसभा गठित हो जाती है,
तब राष्ट्रपति का संबोधन होगा, और राष्ट्रपति के संबोधन होगा, राष्ट्रपति क्या बोलेंगे उसका दस्तावेज भी तैयार करता है। वो जो मंत्रिमंडल कह देता वही बोलते हैं, और मंत्रिमंडल जो कहेगा उसको तैयार करने का काम मंत्रिमंडलीय सचिवालय का होता है। तो राष्ट्रपति के अभिभाषणों का भी वही तैयार करता है। विदेश के साथ क्या संधि समझौते हुए हैं और कितनी संधियां होने हैं, अमेरिका से क्या संधि होगी, जापान से कैसा वाणिज्यिक समझौता होगा, श्रीलंका से, पाकिस्तान से, या किसी भी विश्व के सभ्य राज्य से किस प्रकार के समझौते होंगे, किस प्रकार के संबंध निर्धारित होंगे, इसका दस्तावेज, इसका निर्णय भी सारा रूपरेखा तैयार होती है। कहाँ? केंद्रीय मंत्रिमंडलीय सचिवालय में। ठीक। विदेश, भारत के प्रधानमंत्री विदेश जाएंगे उसका भी निर्णय होता है, वो होता तो पीएमओ से ही है, लेकिन सारा दस्तावेज मंत्रिमंडलीय सचिवालय, विदेश में प्रधानमंत्री का है, विशिष्ट राष्ट्रपति का है, उपराष्ट्रपति का है, कोई भी कोई भी एसोसिएशन, कोई भी शिष्टमंडल अगर विदेश में यात्रा करेगा तो उसकी सारी भूमिका तैयार की जाती है। कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा इसकी पूरी सूची तैयार की जाती है मंत्रिमंडलीय सचिवालय के द्वारा। संसद के कब अधिवेशन आरंभ होगा, जैसे अब संसद का बजट सत्र शुरू होगा, जिसे शीत अवकाश के बाद, अरे वो शरद ऋतु शुरू हुई, 3 सत्र होता है सदन के, और दोनों में 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए। तो अब बजट सत्र शुरू होगा फरवरी में, तो फरवरी के लास्ट में बजट आएगा। तो ये बजट कैसे रखा जाएगा, ये सारा अधिवेशन कब आहूत होगा, कब संसद को स्थगित कर दिया जाएगा, विश्रांति काल होगा, इसका भी निर्णय मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा इसके सारे दस्तावेज तैयार किए जाते हैं। इसके साथ ही राज्यों से, भारतीय गणराज्य के राज्यों से और संघ शासित राज्यों से प्रशासनिक आदान प्रदान करने का जो दस्तावेज होगा भारत में, जैसे जनधन योजना चल रही है तो वो राज्यों ने भी इंप्लीमेंट होगी, तो राज्य उसे किस प्रकार इंप्लीमेंट करेंगे, इस संबंधी सारा कोऑपरेशन, सारा आदेश निर्देश देने का काम भी मंत्रिमंडल के सचिवालय के द्वारा ही किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण निर्णय इसके बाद होता है कि विभिन्न मंत्रियों द्वारा जो निर्णय लिया गया है और विभिन्न मंत्रियों जो मंत्रिमंडल में बात कही है और जो उस पर मंत्रिमंडल ने दिशा निर्देश जारी किया है, उनसे संबंधित सारे मंत्रिमंडल ने जो दिशा निर्देश, जो गाइडेंस दी है, जो आदेश दिया है, जो निर्देश दिया है, उससे संबंधित मंत्रालय को अवगत कराने का काम भी मंत्रिमंडल सचिवालय का होता है। विभिन्न मंत्रालयों के बीच मैंने कोऑर्डिनेशन पहले ही बता दिया है कि वो समन्वय का काम करता है। फिर केंद्र और राज्यों की सरकारों से भी समन्वय का कार्य संपादित करता है। जो सार्वजनिक नियुक्तियां होती हैं, जैसे राज्यपाल की नियुक्ति होगी, उसका मसौदा कौन, जैसे कर्नाटक का राज्यपाल कौन होगा, केरल का राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब को बनाया जाएगा, तो ये निर्णय मंत्रिमंडल का होता है, लेकिन उसका लिखित दस्तावेज बना करके मंत्रिमंडल के निर्णय से राष्ट्रपति महोदय को अवगत करा देने का काम मंत्रिमंडल सचिवालय का होता है। तब राष्ट्रपति महोदय उसकी अधिसूचना, नोटिफिकेशन कर देते हैं कि श्रीमान आरिफ मोहम्मद खान अब केरल के नए राज्यपाल होंगे। तो ये भी जितनी नियुक्तियां, परमाणु ऊर्जा आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो संवैधानिक निकाय हैं या विधिक निकाय हैं, उनके अध्यक्षों की नियुक्ति करने का जो काम होता है वो मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा ही उसका दस्तावेज तैयार होता है। अगर मंत्रिमंडल ने कोई निर्णय ले लिया है, विधि बन गई है, जैसे कृषि बिल वापस आया, तो अब कृषि बिल को रिवोक करना है, कृषि बिल को वापस कर लेना है, व्यपगत कर देना है, लैप्स कर देना है, समाप्त कर देना है, तो इसका भी दस्तावेज मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा ही तैयार किया जाता है। सरकार के तरफ से पक्ष रखना अगर सुप्रीम कोर्ट में है तो उसका भी अभिलेख मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा ही तैयार किया जा सकता है। सरकार कोई भी निर्णय लेती है तो उसका सारा दस्तावेज यही तैयार होता है। यही महत्वपूर्ण कार्य है मंत्रिमंडलीय सचिवालय का, जो 8 और ये 10 पॉइंट बाद में आपको 11 पॉइंट बताए, 10 पॉइंट, यही मंत्रिमंडल का महत्वपूर्ण केंद्रीय सचिवालय का महत्वपूर्ण कार्य होता है। और इसके कार्यों की, इसकी व्यापकता को ध्यान में रखते हुए, अकॉर्डिंग टू इसका फंक्शन, इसका रोल, इसके इम्पैक्ट को देख करके
एमजी एमजी के मेनन देश के पूर्व विदेश मंत्री थे और बहुत सफल प्रशासक थे, आईसीएस अधिकारी, इंडियन सिविल सर्विस, अंग्रेजों के जमाने के अधिकारी थे। बाद में वो राजनीति में आ गए थे। उन्होंने देश सेवा में, स्वतंत्रता संग्राम में आईसीएस का पद त्याग दिया था। तो उन्होंने कहा था कि उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई पंडित नेहरू ने कि आप बताओ कि मंत्रिमंडल सचिवालय को क्या क्या अधिकार दिया जाए। तो मंत्रिमंडल की उन्होंने रिकमेंड किया था कि मंत्रिमंडल सचिवालय को जितने महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे नई टेक्नोलॉजी आई है, जो नया हो रहा है, और सारे विभागों को जो आदेश निर्देश, जो नई शिक्षा नीति का दस्तावेज होता है, नई विज्ञान नीति, कृषि नीति, इन सारी नीतियों के दस्तावेज को तैयार करने का दायित्व नवाचार का, इनोवेशन का जो दायित्व होता है वो मंत्रिमंडल, जो भी नया प्रशासनिक लिबरलाइजेशन लाना है तो उसका सारा निर्णय, दस्तावेज कैसे होगा, वो सारा विनिश्चय, सारा निर्णय मंत्रिमंडल में ही होता है। तो इनोवेशन, नवाचार, नया प्रचलन कुछ ले आना है तो उसका भी प्रारूप तैयार, उसका भी जो रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है वो तैयार होता है मंत्रिमंडलीय सचिवालय के द्वारा। ये मंत्रिमंडलीय सचिवालय का महत्वपूर्ण कार्य हो। ये इतने पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं मंत्रिमंडलीय सचिवालय के, ये महत्वपूर्ण कार्य हैं। अब मंत्रिमंडलीय सचिवालय के संगठन पर हम देखते हैं। अब मंत्रिमंडलीय सचिवालय में 3 महत्वपूर्ण विंग होते हैं, क्योंकि देखिए मंत्रिमंडल एक विभाग नहीं है। यहां पर भारत के प्रशासन का पूरा, ये कार्यपालिका का मुख्य अंग है और यहाँ पर ही सारे निर्णय होकर हर विभाग के लिए आदेश निर्देश जाते हैं, क्योंकि हर विभाग का कैबिनेट मंत्री मंत्रिमंडल के बैठक का सदस्य होता है, मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। तो वो फिर उठ करके अपने कार्यालय में जाएगा, रेल मंत्री अपने रेल मंत्रालय में जाएगा, रक्षा मंत्री अपने रक्षा मंत्रालय में जाएगा। तो इसीलिए मंत्रिमंडल के जो कार्य करने की जो प्रणाली है, मंत्रिमंडल चूंकि पर्टिकुलर उसका कोई विभाग नहीं है, उसका नाम है मंत्रिमंडलीय सचिवालय। तो ये सचिवालय अपने कार्यों को 3 भागों में बांटता है। एक तो जो प्रधान सचिवालय है, जो मुख्य प्रशासन का, सामान्य भारत के मुख्य प्रशासन का कार्य करता है, उसे कहा गया प्रधान सचिवालय। जो मेन सेक्रेटरीट है, जहां पर सारे निर्णय मंत्रिमंडलीय लिए जाते हैं मंत्रिमंडल के, उसको कहा गया प्रिंसिपल्स या हेड। ये 3, इसी में मंत्रिमंडलीय सचिवालय अपने को 3 भागों में बांट के काम करता है। एक को कहते हैं प्रधान सचिवालय, दूसरे को कहते हैं सैनिक शाखा, उसकी विंग, ये मंत्रिमंडल का ही है। एक है प्रिंसिपल सेक्रेटेरिएट, पार्ट ऑफ सेंट्रल, पार्ट ऑफ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। पहला हो गया हेड सेक्रेटेरिएट, इसका एक भाग हो गया हेड विंग, प्रधान कार्यालय, जिसे हम प्रधान कार्यालय कह सकते हैं। उसकी एक प्रधान शाखा होती है जिसमें समस्त केवल प्रशासनिक निर्णय लिया जाता है। उसको मेन विंग कहेंगे या एजुकेटिव विंग कहेंगे, वो प्रधान शाखा है। मेन सेक्रेटेरिएट या प्रोमिनेंट सेक्रेटेरिएट पहली शाखा हो गई मंत्रिमंडलीय। दूसरा हो गया मिलिट्री विंग, सेना से संबंधित, क्योंकि देश की सुरक्षा की जानकारी प्रधानमंत्री को, खुफिया जानकारी मंत्री से पहले प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को उपलब्ध होती है। तो दूसरा उसका है सैनिक शाखा, क्योंकि देश की रक्षा मंत्रिमंडल ही मुख्य कार्यपालिका हो, तो सैनिक शाखा होती है जो हमारी सैन्य तैयारी कितनी है, हमें कहाँ किस मात्रा में कितने बॉर्डर पर हमारी सेना चाहिए, कहाँ कोई कार्रवाई करनी है, ये सारा काम मंत्रिमंडल का सैनिक शाखा के द्वारा किया जाता है। इसके बाद जो तीसरा होता है आर्थिक, इकोनॉमिक विंग, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आर्थिक शाखा, बिना अर्थ के, जैसे इस शरीर को संचालित करने के लिए रक्त की आवश्यकता होती है, इसी तरह कोई भी गणराज्य और राज्य तभी संचालित हो सकता है। सुपरसोनिक खरीदना है, हमें अर्थव्यवस्था, हमें पैसा चाहिए। हमें देश के लोगों, सड़कें बनानी है, पैसा चाहिए। रेल मार्ग बनाना है, पैसा चाहिए। पेंडेमिक में सबको फ्री में वैक्सीनेट करना है, वैक्सीनेशन लगवाना है, पैसा चाहिए।
तो इसलिए मंत्रिमंडल के लिए देश की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, हमारे पास कितना जीडीपी बढ़े, जीडीपी का घाटा न हो, हमारी हमारा जो व्यापार शेष वो धनात्मक हो, हम अधिक से अधिक विदेशों में बेचें और कम से कम खरीदें, तो जितना बेचेंगे उतना हमको लाभ होगा। तो जो ज्यादा हम निर्यात करेंगे, आयात कम करेंगे, तो हमारी अर्थव्यवस्था क्या होगी, मजबूत होगी। एक सॉलिड, एक ठोस, एक इंक्रीजिंग इकोनॉमी हमको प्राप्त होगी। तो इसीलिए अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण मानते हुए किसी भी देश के प्रशासन के सफल संचालन और विकास के लिए अर्थ महत्वपूर्ण है। इसलिए जो तीसरा विंग है वह आर्थिक शाखा का है। तो अब मंत्रिमंडल सचिव पर वार्ता करनी है और इन शाखा पर हमें थोड़ा थोड़ा और चर्चा करनी है। तो कल हम लोग मिलते हैं तो ये सारी बातें पूरी कर लेते हैं। और कल हमारी उम्मीद है कि क्लास चलेगी। जाना होगा, अभी दिन में ही वीसी महोदया की बैठक थी, देखें क्या निर्णय हुआ है।